अब इस चैप्टर के सॉल्यूशन चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉल्ड्स लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे। ये रॉल्ड्स लॉ क्या? रॉल्ड्स लॉ, इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख करके पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। जैसे कल आप लोग वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट के बारे में जाने, तो एक बार जो है सॉल्यूट वोलाटाइल लेते हैं और एक बार सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल लेते हैं। दोनों केस में पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स के अनुसार ये रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स का नियम, रॉल्ड्स का जो लॉ है वो दोनों केस में अलग होता है। जब सॉल्यूट वोलाटाइल है उस केस में अलग और नॉन वोलाटाइल है उस केस में अलग होता है। हम दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं लेकिन उसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं। एक बार सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल लेते हैं। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या? जिसका वेपर नहीं बनेगा। और वोलाटाइल का मतलब जिसका वेपर बनेगा। तो हम केस नंबर 1 में पढ़ते हैं, जब सॉल्वेंट वोलाटाइल लेते हैं, जैसे पानी गर्म करते हैं, क्या वाष्प बनता है इसका, जिसका वेपर बनेगा उसी को वोलाटाइल बोलते हैं। और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल लेते हैं, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज, यूरिया, इस सब को अगर आप हीट करते हैं तो वेपर नहीं बनेगा। तो सॉल्वेंट लेते हैं वोलाटाइल और सॉल्ट क्या लेते हैं? नॉन वोलाटाइल। केस 1 में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए केस 1 में, इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल solute and volatile solvent उतारिए। इस कंटेनर में प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है जिसका वेपर बनेगा। उसका वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट का वो पी नोट है। और आपको पहले बता चुके कि पूरे चैप्टर में जब भी हम पी नोट लिखे तो आपको समझना ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। किसका वेपर प्रेशर है? प्योर कंपोनेंट का। अगेन इसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं जिसका वेपर नहीं बनेगा। ये जो आप कैपिटल एन देख रहे हैं ना, ये सॉल्वेंट का मोल है। क्या है? मान लेते कि ये जो सॉल्वेंट है उसका मोल क्या हो गया? कैपिटल एन। अगेन इसमें जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन गया ये। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया विथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है जिसका वेपर नहीं बनेगा। और मान लेते कि इसमें जो सॉल्यूट आप मिलाए हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसका मोल स्मॉल एन है। सॉल्ट का मोल क्या है? स्मॉल एन। तो इस केस में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उस केस में रॉल्ड्स लॉ के अनुसार, किसके अनुसार? रॉल्ड्स लॉ के अनुसार रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन के। और किसके मोल फ्रैक्शन के? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। कितना आसान है। किस केस में ये बात करें रॉल्ड्स लॉ? जब सॉल्यूट क्या है? और सॉल्वेंट क्या है? वोलाटाइल। मतलब सॉल्वेंट का वाष्पीकरण होगा, वाष्प बनेगा, सॉल्यूट का वाष्प नहीं बनेगा। उस केस में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। तो कल जो हम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पढ़े थे तो वहां पे फॉर्मूला का भी डेरिवेशन किए थे पिछले लेक्चर में हम लोग, कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर बराबर क्या लिखते हैं? पी नोट माइनस पी एस बटे में क्या? पी नोट। तो रॉल्ड्स के अनुसार क्या आप पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट, ये क्या होगा? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर बराबर क्या आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। ये क्या है? क्या पढ़ेंगे इसको? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। अगेन अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको और
तो पी नोट माइनस पी एस और डिवाइडेड बाय पी नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। अगेन पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इक्वल टू, अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन तो आप लोग को निकालना होता है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल कितना? स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन और डिवाइडेड बाय क्या? टोटल मोल ना। टोटल मोल क्या हो? कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट बराबर क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो गया? ये मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। क्या आप लोग को समझ में आया? और यहाँ पे जो है स्मॉल एन जो हो गया वेयर स्मॉल एन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या हो गया? मोल्स ऑफ क्या? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद बताइए यहाँ पे पी नोट क्या हो गया? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ना। वेपर प्रेशर ऑफ क्या? सॉल्वेंट। और पीएस क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब उसमें क्या मिला हुआ है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, पीएस हो गया। तो आप लिखिए इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, बोर्ड में पूछता विवेक आ लीजिए बोर्ड के लिए अनोमेरिकल फॉर्म से। The relative loading in vapor pressure of the solvent is equal to mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute, that is relative loading in vapor pressure equal to mole fraction of solute। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। चलिए तो अभी हम लोग रॉल्स लॉ का पहला केस जाने। जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल। तो इसमें हम ये जाने कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट में किसके बराबर है? ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। किसके बराबर है? ये तो किसका मोल? ये तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हुआ ना। और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होगा। अगर कोई सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, बहुत डाइल्यूट है, इसका मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम मात्रा में मिला हुआ है। डाइल्यूट सॉल्यूशन तो उसी को बोलते हैं जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या रहता है? कम रहता है। तो अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अच्छा बताइए डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या रहता है? बहुत कम। तो अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो सॉल्यूट का मोल भी ना कम होगा। अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम तो मोल भी कम ना। मोल कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोल। मास अमाउंट कम है मतलब मास कम है, मास कम तो मोल मास कम, मास कम तो मोल कम, और मोल कम होगा ये एन किससे कम होगा? कैपिटल एन से। उसमें सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। तो अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है उस केस में सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल है वो सॉल्वेंट से बहुत कम होगा। सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट से क्या होगा? बहुत कम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेसर देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो बताइए अगर सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या आप उस केस में अगर मान लीजिए जैसे कि अगर 10 kg पानी है, कितना केजी पानी? 10 केजी पानी है, और अगर उसमें 10 ग्राम चीनी मिला दी या 100 ग्राम चीनी मिला दी, मान लीजिए, बताइए क्या वो पानी मीठा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अगर माने तो 10 केजी एक्चुअल में तो मास सॉल्यूशन का हो जाएगा,
10 kg 100 ग्राम, लेकिन हम मानेंगे क्या 200 kg मानेंगे ना। अगर 10 kg कुछ लेते ही अगर 10 ग्राम ज्यादा चढ़ जाए तो क्या दुकानदार निकाल लेता है? नहीं निकालता। तो उसी तरह से अगर सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत कम है तो हम इस दोनों के मोल को क्या सॉल्वेंट के मोल के लगभग नहीं मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं ना। तो ये स्मॉल एन तो बहुत छोटा है इसके कंपेयर में, तो पूरा जोड़ के तो इसी के बराबर हो जाएगा ना लगभग में। तो उस केस में वेरी डायरेक्ट सोल्यूशन के केस में आप बताइए ये रॉल्स का जो लॉ है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को आप कैसे लिखेंगे? तो पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप स्मॉल एन अगर अकेला है तो अगर मान लीजिए ये स्मॉल एन अभी अकेला है यहाँ ऊपर में, तो अकेला है तो बहुत बड़ा, अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया अपने आप में बहुत बड़ा, लेकिन 1 लाख के सामने में बहुत छोटा है। तो अभी अकेला है ना स्मॉल एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को आप क्या लिख सकते हैं? ये कैपिटल एन के बराबर तो लिख सकते हैं ना, बट्टे में क्या कैपिटल एन। तो ये फॉर्मूला तब यूज करना है आपको जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट रहे। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख के नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जैसे अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट में यदि 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या मानेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। उस केस में यदि रॉल्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट इक्वल टू क्या स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। इससे भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, ये दोनों फार्मूला तो सेम है, इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन इसको अप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा, पॉइंट करके आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ गया आप लोग को? तो अभी हम लोग रॉल्स लॉ के बारे में जाने, जब सॉल्यूट क्या था नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट क्या था वोलेटाइल। क्या इसको हम प्रूव कर दे? क्या प्रूव कर दे रॉल्स लॉ की? अगर अभी हम बोले हम डायरेक्टली देखिए रॉल्स लॉ के अनुसार रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्ट बोल दिया ना, हम इसको प्रूव करते हैं। तो नीचे लिखिए प्रूफ ऑफ रॉल्स लॉ। अभी इस केस को प्रूव कर रहे हैं, सेकेंड केस को नहीं। अभी सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट क्या है? नीचे लिखिए प्रूफ ऑफ रॉल्स लॉ। देखिए प्रूफ ऑफ रॉल्स लॉ। अच्छा बताइए अगर सॉलिड का अमाउंट यहां इसमें बढ़ता है सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करता जाएगा। कल ही जानते हम लोग लोडिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। लेकिन अगर सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते जाए तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, अगर सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है क्योंकि सॉलिड नॉन वोलेटाइल है। तो अगर सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का तो इंक्रीज करेगा ना, करेगा ही नहीं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक मिनट हम समझा रहे हैं आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के समानुपाती कैसे हम बता रहे हैं आपको? अगर आप सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे यहाँ पे तो वेपर बनने का रेट बढ़ेगा, वेपर बनने का रेट बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम ये तो जान लिए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता है सॉल्वेंट के बढ़ने से। किसके बढ़ने से? सॉल्वेंट के बढ़ने से। तो सॉल्वेंट बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का मोल भी ना बढ़ेगा, और जब सॉल्वेंट का मोल बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। क्या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो हम क्या आप इसको मतलब सॉल्वेंट का देखिए सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है तो सॉल्वेंट का मोल बढ़ रहा है, सॉल्वेंट का मोल बढ़ रहा है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा ना। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन समानुपाती होता है किसके? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं पीएस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में डिवाइडेड बाय क्या? टोटल मोल ना। समझ में आएगी नहीं? तो इसको इस साइड को तो राइट साइड में कांस्टेंट जोड़ते हैं हम, तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय क्या? स्मॉल एन प्लस कैपिटल। समझ में आया आप लोग को? इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको।
अगेन अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है, फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर का मतलब समझते हैं क्या? प्योर का मतलब उसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है, सॉल्ट नहीं। तो उस केस में बताइए, प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर जो है पी नोट किसका वेपर प्रेशर है? ये प्योर सॉल्वेंट का है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, अच्छा देखिए प्योर सॉल्वेंट के लिए स्मॉल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलिए, स्मॉल एन का वैल्यू 0 है ना? नहीं होगा क्या? अरे स्मॉल एन तो सॉल्यूट का मोल है ना। तो जब प्योर सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्यूट है ही नहीं। तो जब सॉल्यूट है ही नहीं तो क्या उसका मोल 0 नहीं होगा? होगा ना 0। तो बताइए तब उस केस में आप पीएस बराबर क्या लिखेंगे? पीएस बराबर प्योर सॉल्वेंट केस में, प्योर सॉल्वेंट के लिए पी नोट बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, के इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन कितना लेंगे? 0 प्लस कैपिटल एन। तो पी नोट बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू एन डिवाइडेड बाय एन कैंसिल हो जाएगा। तो पी नोट बराबर क्या हो गया? के। वही बात तो बोल रहे थे, जब प्योर सॉल्वेंट रहे तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता कि नहीं? पी नोट का वैल्यू प्योर सॉल्वेंट के लिए उसका वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे तो वेपर प्रेशर बदलने वाला है नहीं। तो कांस्टेंट यहां जान भी लिया। तो अब पी नोट के जगह पे पी नोट रख सकते हैं क्या? यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं इसको। अगर आप यहाँ पे के जगह पे पी नोट का वैल्यू नहीं रख सकते? यस सर। तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा? पीएस इक्वल टू क्या होगा? पी नोट इंटू क्या? कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्या समझ में आया? अगेन ये तो गुना में है ना इसके साथ, इसको पकड़ के पी नोट पे लात मारी तो कहाँ जाएगा? नीचे आएगा ना। तो पीएस डिवाइडेड बाय क्या? पी नोट इक्वल टू क्या? कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस क्या? कैपिटल एन। समझ में आ रहा? चलिए अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम एक में से घटाते हैं। दोनों तरफ से एक में से घटाते हैं। जैसे यहाँ पे रन लेते हैं, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस क्या? अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं? एक में से घटाते हैं। अगर दोनों तरफ जोड़ दिया घटा दे कोई फर्क पड़ता है क्या? दोनों तरफ करते हैं तो यहां से हम एक में से घटाते हैं। पी नोट पीएस डिवाइडेड बाय पी नोट इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल एन डिवाइडेड बाय क्या? स्मॉल एन प्लस कैपिटल। समझ में आया आप लोग को? तो अब इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी नोट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन डिवाइडेड बाय क्या? स्मॉल एन प्लस क्या? कैपिटल एन। समझ में आया कि नहीं? तो पी नोट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पी नोट इक्वल टू क्या हो गया? ये एन तो कट गया। स्मॉल एन डिवाइडेड बाय क्या? स्मॉल एन प्लस। तो बताइए ये पी नोट माइनस पीएस अब बट्टे पी नोट क्या हो गया? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अभी जाने हम लोग रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये क्या हो गया? सॉलिड का मोल फ्रैक्शन। तो यही तो हम लोग रॉल्ड्स लॉ के पहले क्वेश्चन जाने हैं कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। और ये रॉल्ड्स लॉ हो गया। क्या समझ में आया आप लोग को?